कल हम एक टीचर से मिले थे, बायोलॉजी के लिए पूछे थे कि आप पढ़ाइएगा, क्या हुआ तो लोग पहले जवाब क्या था उनका, वो बोले देखिए पहले हम एसएसटी पढ़ाते, पहले हम पढ़ाते थे मैथ्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो टीचर आता था बोलता था मैथ ही पढ़ाएंगे। फिर हम शुरू कर दिए एसएसटी पढ़ना, एसएसटी में कंपटीशन कम है, लेकिन स्कूल जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान ही कम देता है। फिर हम पता किए मार्केट में, पता चला बायोलॉजी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी और हम खुश हैं काफ़ी, बोले अच्छा ठीक है हम सीख रहे हैं कुछ। समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो बोलो बेवकूफ़ जैसे हाँ 4-5 जानवर के कारण पूरा का पूरा स्कूल जो है ना परेशान रहता है एक टीचर के लिए। मेरे ख्याल से हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बता दिए थे कि ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्टोमक में होता है। याद है कि नहीं याद है? उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो केमिकल्स हैं, मेरे ख्याल से हम उस केमिकल के बारे में बात किए थे, जो एंजाइम 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में भी बात हम कर चुके हैं। अब वो जो काइम है स्टोमक से निकल के किस में एंटर करने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, एक होता है डिओडेनम, याद है कि नहीं याद है? हाँ या ना? उसके बाद एक आ जाता है जेजेनम, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है तो छोड़ देना फिर। और नेक्स्ट होता है इलियम। क्या हम सही लिखे हैं? नहीं लिखे हैं सही? किसका स्पेलिंग गलत है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे उसका ऐसे लिखो। अब ठीक है सृष्टि, DU अब ठीक है देखो, मतलब ये देखो कैपिटल D है या स्मॉल d है? अब सही है? अरे बेशरम सही है। अब बंद करो, रहने दो, बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा। तो बाबू हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर चुका है, तो फूड जैसे ही स्टोमक से निकल के आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर करा बाबू? डिओडेनम। हम थोड़ा सा यहाँ पे बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर फूड के साथ क्या क्या हुआ, पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी डाइजेशन होना होता है हमारे बॉडी में, जो भी डाइजेशन का स्टेप बचा हुआ है वो 100% स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है? डिओडेनम में। क्या हुआ यहाँ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, स्पेशली इसके बारे में अभी बात करेंगे बस कुछ समय के बाद। तो मान लो फूड इससे आगे बढ़ेगा, फूड इससे आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बाबू इससे फूड आगे बढ़ेगा, किस में आ जाएगा? जेजेनम में। और उसके बाद वो किससे पास करेगा? इलियम से, और फिर वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ कि ना? कहानी को ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर 100% डाइजेशन हो चुका है तो जेजेनम और इलियम क्या करने वाला है? तो ध्यान से सुनना, जेजेनम और इलियम में होना है एब्जॉर्प्शन। जो भी डाइजेशन होने के बाद वो जो सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट किए जा चुके हैं, उस सिंपल न्यूट्रिएंट्स को अब क्या किया जाना है? एब्जॉर्ब किया जाना, सोखना है। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप लोगों को दिख रहा है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटरनल वॉल में, ये अंदर के वॉल में जो ये शेप दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहते हैं या विलाई कहते हैं, व्हाटएवर यू से। बोलो बात आ रहा समझ में? यही वो स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अंदर से फूड जैसे ही पास करता है उसको स्लोली यहाँ पे क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। किसको? पूरे फूड को नहीं सर, उसमें जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये जो विल्ली होता है, ये विलाई होता है, ये विलाई 2 टाइप का होता है। ये स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है। एक होता है मशरूम शेप का, किस शेप का? मशरूम शेप का, हाँ कि ना? और दूसरा होता है फिंगर शेप का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो बाबू, ये शेप का नाम हम ले रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक बुक में दिया हुआ है। अलग किताब पढ़ोगे तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को टंग लाइक प्रोजेक्शन, जैसा कि आकांक्षा कह रही थी, वैसा भी दे सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, हाँ कि ना? स्टोमक का हम कौन सा शेप बोले थे? जे शेप। किसी किसी बुक में उसको यू शेप दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? बोलो बात आ रहा है समझ में? बढ़े आगे। दैट इज जस्ट एन एजम्पशन, और एजम्पशन करने में किसी के पास कोई रोकथाम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा एजम्पशन करिए जो कि हमारे मतलब कॉमनली उस बात को समझने में कोई परेशानी ना हो, तो उसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम टंग लाइक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। बोलो बात आ रहा समझ में? तो अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और अ टंग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इन व्हिच पार्ट? इन
Okay, in ileum. In ileum. So that finger like projection is called villi. बोलो हाँ कि ना? And in jejunum यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर फिंगर शेप का प्रोजेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर इस शेप का प्रोजेक्शन होता है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखो तो मशरूम का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर तुम लोग को अच्छे से याद हो तो। सर इस शेप के होने से क्या फायदा? विली तो ये भी है, ये भी किस में हेल्प करने वाला है? एब्जॉर्प्शन में। ये बताओ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कब होगा? ध्यान से सुनना, यहाँ से फूड आएगा, यहाँ से फूड जल्दी जल्दी पास कर जाएगा। वेली ये भी है और वेली ये भी है, लेकिन यहाँ से फूड को इस तरीके से इस सारे केव से होकर के पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो बाबू ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण इसको एब्जॉर्ब करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर फूड का एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो इसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। एक तो रास्ता ज़्यादा बड़ा कर दिया, ऊपर से सरफेस एरिया फैला दिया। अब जो फूड पास करेगा उसमें से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे फास्टर अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किस शेप के वेली में होता है? मशरूम शेप वेली में। बोलो हाँ या ना? और उससे स्लो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन अगर देखा जाए तो किस शेप के वेली में होता है? फिंगर लाइक वेली में, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले वेली में। बोलो बात आया समझ में? एब्जॉर्प्शन होता दोनों जगह पे है। हाँ, तुमसे ये अगर पूछा जाए कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला जो वेली है ये किस पार्ट में पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के? तो इलियम में। और अगर मशरूम शेप का वेली पूछा जाए तो वो किस में पाया जाता है? जेजुनम में। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब हम थोड़ा ध्यान से बात कर रहे हैं डियोडेनम के बारे में। तो डियोडेनम जो था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्रेंस गेट था, जहाँ पे हमारे स्टमक से फूड एंटर करा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि उसके बाद फूड के साथ क्या क्या हुआ। ऐसा क्या क्या हुआ कि फूड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। थोड़ा ध्यान से देखें क्या? अरे बोलो बात आ रहा है समझ में? हमें पहले से पता है कि सर फूड जो था जब माउथ में आया था उसी समय स्टार्च को या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया गया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट, या फिर उसको हम लोग बोले थे डाइसैकेराइड, या फिर उसी को बोले थे हम लोग माल्टोज। याद है कि नहीं याद है? व्हाट इज माल्टोज? अ फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अरे हाँ कि ना? उसके बाद फूड का जो सेकेंड स्टेप ऑफ डाइजेशन था वो हमारे स्टमक में देखने को मिला था, जहाँ प्रोटीन के ऊपर किसका अटैक हुआ था? पेप्सिन का, जो कि उसको कन्वर्ट कर दिया था एमिनो एसिड से। थोड़ा बहुत फैट का भी डाइजेशन हमारे किस में हो जाता है? स्टमक में हो जाता है। कौन करता है? लिपेज करता है या लाइपेज करता है। बढ़ सकते हैं आगे? अरे हाँ कि ना? अब फूड किस में एंटर हो चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन का भी कंप्लीशन कहाँ होना जरूरी है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद है कि नहीं याद है? तो लेट्स गेट इनटू इट ना, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर करा, याद है कल कॉमन डक्ट आया था? लीवर और पेनक्रियास से मिलकर और वो कैरी क्या कर रहा है? तो सर वो पेनक्रियाटिक जूस और प्लस बाइल जूस। क्या बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम होता है? हमारा जवाब है नहीं। देयर इज नो एनी एंजाइम इनसाइड द बाइल जूस। तब भी बाइल जूस डाइजेशन के पर्पज से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो फैट को इमल्सिफाई करता है, और फैट का इमल्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो इमल्सिफाई नहीं होगा तो वो सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? और जब तक वो सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो आने वाले डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो एंजाइम्स उसके ऊपर अटैक करेंगे वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? क्या तुम सीधा पेट को लेकर के बेंच टेबल बनाने के लिए बढ़ई को दे दो, मतलब वो जो भी होता है क्या कहते हैं उसको? कारपेंटर। तो क्या वो सीधा पेड़ को काट करके अचानक बेंच बनाएगा, या पहले उसको मतलब काटने का काम कोई और करता है, फिर उसको डिजाइन करने का काम कोई और करता है? समझ में आ रहा है? तो पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है, फिर फर्दर डाइजेशन होना पॉसिबल हो सकेगा। अगर इमल्सिफाई हुआ ही नहीं तो डाइजेशन भी आगे चल के इसका होने वाला नहीं है। बोलो बात आ रहा है समझ में सबको? तो ध्यान से देखो, जैसे ही फूड कहाँ पहुँचता है? डियोडेनम में, दैट इज फर्स्ट एंट्रेंस पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नियरेस्ट टू द स्टमक। तो यहाँ पर क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम बातों को। और ऑफ कोर्स मतलब एक तो जूस मिल गया उसको पेनक्रियाटिक जूस, एक मिल गया उसको बाइल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस भी इसको मिलता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एक जूस प्रिपेयर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। बोलो मेरा बात आ रहा है समझ में? थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये सब करता क्या है, मतलब ये सब का काम क्या है। आई होप कि आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वहाँ से बाइल जूस जो आया था, बाइल जूस का काम तो हम कल ही बता दिए। तो वो क्या करने वाला? फैट को इमल्सिफाई करने वाला, फैट को सिंपल फैट में कन्वर्ट कर देने वाला। क्या हम सीधा आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ या ना? हम बात कर लेते हैं कि ये जो निकला था पेनक्रिया से, कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या करने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में? बोलो मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कल जब इसको समराइज करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। बोलो अभी तक टफ भी था, ठीक ठाक था ना? तो अब देखो ध्यान से, डियोडेनम में फूड पहुंच चुका है, एक्चुअली काइम पहुंच चुका है, और काइम के ऊपर अब अटैक होने वाला है बाइल जूस का, जो कि हो चुका है। वो फैट को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? सिंपल फैट में, इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से। हाँ कि ना? लेकिन अब कौन बचा हुआ है? पेनक्रियाटिक जूस। ध्यान से देखना, ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है
पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर होता है, इसके अंदर हो जाता है आपका, ये सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करता है? प्रोटीन के ऊपर। ये भी फैट के ऊपर अटैक करता है और ये भी किसके ऊपर अटैक करता है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो इसके पास भी होता है एमाइलेज। इसके पास क्या होता है? एमाइलेज। याद है एक एमाइलेज कहाँ था? सैलिवरी ग्लैंड के पास है, हाँ कि ना? तो सैलिवरी ग्लैंड के पास जो था उसको बोल देते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और इसके पास जो एमाइलेज है इसको बोल देंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फंक्शन लेकिन सेम, फंक्शन इसका भी क्या है? सेम है। ये किसको कन्वर्ट करने वाला है? कार्बोहाइड्रेट। बोलो हाँ कि ना? किस फॉर्म में? माल्टोज के फॉर्म में। तो बोलो बाबू हाँ है ना? बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस का, जो सेकेंड इंजाइम होता है जो डाइजेशन के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, उसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज़, इट्स वेरी नेसेसरी। उसको कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। थोड़ा ध्यान से देखना, ये करता क्या है सर? तो बाबू हम मतलब देखो ध्यान से, ये करता क्या है? ये आपके प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, ये आपके प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में। क्या करता है ये? पेप्टाइडेज कर देता है। पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड को तोड़ देता है। बताते हैं पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन को ध्यान से देखना, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। एमिनो एसिड A.A, फिर एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड, मतलब ऐसा ढेर सारा एमिनो एसिड मिल करके क्या बनाता है? प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। अरे हाँ या ना? ये क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसके ऊपर अटैक करता है। इसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। रिपीट करते हैं, इसके ऊपर अटैक किया कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके बीच में जो बॉन्ड है ना बाबू, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज उसी को तोड़ देता है, उसको तोड़ करके और प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। वैसा प्रोटीन देखो सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन नहीं है, मतलब सिंपली इसको तोड़ के अलग अलग एमिनो एसिड को नहीं कर देता है। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया? पेप्टाइड में, एक्चुअली पेप्टोन्स में। इसका मतलब सर प्रोटीन अभी भी एमिनो एसिड में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एमिनो एसिड सबसे सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का, ये जो है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इससे तो सिंपल है ना प्रोटीन से। अरे समझ में आ रहा है? कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है ना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं किया। तो क्या किया सर? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को क्या किया है? तोड़ दिया है। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल छोटा हो चुका है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। सर फिर अब कौन सा जूस काम करेगा आगे? मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है? एमिनो एसिड में। अरे फाइनल प्रोडक्ट पता है कि नहीं पता है? जब तक प्रोटीन किसमें नहीं कन्वर्ट होगा तब तक उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो प्रोटीन को फाइनली किसमें कन्वर्ट होना है? एमिनो एसिड में। मानते हो कि नहीं मानते हो? उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फैट को किसमें कन्वर्ट होना है फाइनली? तो सर फैट को कन्वर्ट होना है फैटी एसिड में। फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, फैट को इसी में कन्वर्ट होना है, तब जाकर के माना जाएगा कि क्या हुआ? डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में नहीं कन्वर्ट करता है। कौन? सर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये किस में कन्वर्ट करता है? ये उसको पेप्टाइड, उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ करके और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को और भी सिंपल फॉर्म में लेके आ जाता है। बोलो ये बात आपको समझ में आया? यस सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और बाबू ध्यान से देखो, प्लस सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब सम अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड। कहने का मतलब है बाबू एमिनो एसिड, और ये पेप्टाइड के जगह पर हम लिखते हैं पेप्टोन्स। पेप्टाइड तो बॉन्ड का नाम था ना। तो बाबू ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको पेप्टोन्स में, और प्लस एमिनो एसिड में क्या किया? ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ दिया। तो बाबू ध्यान से सुनना, प्रोटीन का भी डाइजेशन फिर से कहाँ हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्टोमक में। वहाँ कौन सा केमिकल किया था? पेप्सिन किया था। यहाँ कौन सा कर रहा है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कर रहा है, और वो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स में और एमिनो एसिड में। सर ये तो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये 100% प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? एमिनो एसिड में, लेकिन लगभग सबको किस में बदल दिया? पेप्टोन्स में। अब इसको फिर से बदलना पड़ेगा किस में? एमिनो एसिड में, तब ना फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा, तभी ना डाइजेशन को कंप्लीट माना जाएगा। अरे बात आ रहा समझ में? काम मतलब अभी बचा हुआ, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। तो मतलब ये जो है पैनक्रियाटिक जूस, ये भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं करवा पाया। बोलो बात आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना? एंड ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है?
इसमें तुम्हारा होता है लाइपेज। इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा लाइपेज, जो किसको डाइजेस्ट करने वाला, फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल। क्या 100% फैट डाइजेस्ट हो गया सर? नहीं, अभी 100% वाला जो काम है ना सबका, वो करने वाला है इंटेस्टाइनल जूस, जो खुद कौन प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब फाइनल डाइजेशन हमेशा सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स का कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि खुद कौन प्रोड्यूस करने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है समझने में? बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं, इसको रिपीट करेंगे बाद में जब नोट्स लिखवाएंगे तो ये दोबारा आने वाला है। ऐसा नहीं कि आज का क्लास हुआ और खत्म हो गया तो याद ही नहीं रहेगा। हाँ, तब नहीं याद रहे तब दिक्कत है। अब आज तो तुम पहली बार सुन रहे, तो ध्यान से सुनो। लाइपेज किसको कन्वर्ट करने वाला है, फैट को किस में कन्वर्ट करने वाला है, जल्दी बता दो, फैटी एसिड्स और प्लस ग्लिसरॉल में। यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा। अब बाबू पैनक्रियाटिक जूस का काम यहीं पे खत्म होता है, और मिनरल्स और विटामिन तो पहले से हम तो बोल रहे शुरू से ही, उसका डाइजेशन का जरूरत था भी नहीं, वो तो डायरेक्टली क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। पीसने के बाद सीधा उसका क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल में सिर्फ किनको कन्वर्ट करना था, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को, जो कि हो रहा है आप लोग के सामने में। क्या हम आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ या ना। अब बाबू कौन आता है, इंटेस्टाइनल जूस आता है। रिपीट करें, कौन आता है, इंटेस्टाइनल जूस। कहाँ पे, वही डिओडेनम में ही। कहाँ पर, डिओडेनम में ही। सुनो ध्यान से, ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये क्या करता है सर? तो बाबू इसके अंदर होते हैं 2 केमिकल। इसके अंदर कितने केमिकल होते हैं, 2 केमिकल। एक होता है माल्टेज। क्या होता है, एक माल्टेज एंजाइम, मतलब इसके अंदर एक एंजाइम होता है माल्टेज, और एक एंजाइम होता है इसके अंदर, एमिनो पेप्टाइडेज। इसके अंदर क्या होता है, एक एमिनो पेप्टाइडेज। सर इसका मतलब ध्यान से सुनो, माल्टेज क्या करने वाला है, देखो ध्यान से। अभी तक कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ है, माल्टोज में, शुगर में नहीं बदला है। और कार्बोहाइड्रेट को बॉडी किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, शुगर के फॉर्म में। अरे बोलो हाँ या ना, सॉरी ग्लूकोज के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को सिंपली, सबसे सिंपल किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। मतलब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो तभी होगा जब ये किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर रखा गया, माल्टोज। अरे वही डाइसैकेराइड, याद है कि नहीं याद है? तो ये क्या करने वाला है माल्टेज, ये कुछ नहीं करता है, माल्टोज को, किसको, माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। याद रहेगा, सच कह रहे हैं। इस तरीके से तोड़ के पढ़ने का इसका इंटरेस्ट अलग ही होता है। तुम चाहो तो एक लाइन में रटवा सकते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक लाइन में बता देंगे, हो गया कंप्लीट डाइजेशन, डिओडेनम में काम खत्म। एक एक रिएक्शन लिखवा देंगे, तुम लिखो सब लिखो, सब बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। सच बताएं तो बोर्ड में उतना का ही जरूरत है। हम चाहते कि थोड़ा सा आगे हट के पढ़ो। तुमको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी पढ़ाते, ये बताओ किस बुक में उस तरीके से तोड़ के लिखा हुआ है? हाँ, हम सबको जोड़े थे, हम अपने आपसे नहीं बनाए थे वो चीज़, मेरे को खुद नहीं आता। पर दिक्कत यह है कि हम सबको जोड़ सकते हैं, ये मेरे पास कैपेसिटी है। हम चाहते कि तुमको हेल्प मिल जाए, अलग से पलट के देखने का कोई जरूरत ना पड़े। बट स्टिल यू नीड टू, कम से कम एक बार तो पढ़ना जरूरी ही है। रिश्तेदार आ रहा है समझ में? इसको जब दोबारा देखेंगे तब आपको नोट्स लिखवाने के वक्त बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना, और शायद तुम्हारे माइंड को रिकॉल होना शुरू हो जाएगा, अच्छा मतलब ऐसा ही होता है। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबू ये फिर एमिनो पेप्टाइडेज सर क्या करता है, याद करो। प्रोटीन अभी तक कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, किस फॉर्म में बचा हुआ है, पेप्टोन के फॉर्म में बचा हुआ है। तो बस अब वो पेप्टोन में जो बॉन्ड बचा हुआ है, 1-2 मतलब 2 अमीनो एसिड का क्या मॉलिक्यूल बचा हुआ। अभी हमको सिर्फ क्या चाहिए, अमीनो एसिड। मतलब उस मॉलिक्यूल में से अमीनो एसिड को भी क्या करना है, सेपरेट करना है। वो काम कौन कर देगा, अमीनो पेप्टाइडेज कर देगा। अब कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, अमीनो पेप्टाइडेज। बाकी बचे हुए पेप्टोन्स को, बाबू ध्यान से देखना, पेप्टोन्स को किसमें कन्वर्ट कर देने वाला है, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देने वाला है। माल्टोज को कौन कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और कंप्लीट फैट का डाइजेशन देखा जाए तो कर देता है वो कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन थोड़ा बहुत बचे हुए फैट का बोला जाता है कि डाइजेशन कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस करता है। जब हम नोट्स लिखेंगे ना तो स्टोमक में भी फैट का डाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे सर, क्यों, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। उसी तरीके से थोड़ा बहुत ही फैट बचता है इसके डाइजेशन के लिए, किसके डाइजेशन के लिए, इंटेस्टाइनल जूस के डाइजेशन के लिए। उसके बाद हो गया डाइजेशन कंप्लीट है। उसके बाद अब फूड को कहाँ से पास करना पड़ेगा, सर इंटेस्टाइन का 2 पार्ट बचा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये सब काम कहाँ हो रहा था, डिओडेनम में। हम बता चुके हैं कि जब वो किसके पास जाएगा, जेजेनम के पास। जब वो किसके पास जाएगा, इलियम के पास। वहाँ बैठा हुआ है विलाई, विली, याद है कि नहीं याद है? उसका अलग अलग शेप होता है, एक होता है मशरूम शेप और एक होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो अपना एब्जॉर्प्शन करते हैं फास्टर कहाँ पे होता है, तो जेजेनम में होता है, क्योंकि यहाँ मशरूम शेप का होता है। शायद हम उल्टा बोल गए हूँ, प्लीज बुक देख लेना, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो किस शेप का किस में होता है, तो प्लीज बुक को। जेजेनम में दोनों शेप होता है,
हम उस शेप के बारे में बात करें जो ज़्यादातर होता है। देखो ये मिक्स्ड रहता है, पर सच बात तो है कि जो जिसमें ज़्यादा होता है उसका हम नाम उसी में लेंगे, कोई दिक्कत। तो जेजेना में होता है मशरूम शेप और इलियम में हो जाता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। पर है दोनों क्या, विलाई, दोनों का दोनों किस काम को करने वाला है, एब्जॉर्प्शन। बोलो बात है समझ में। और एब्जॉर्प्शन के बाद बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, क्योंकि मेरे लिए अब वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, उसको भेज दिया जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो रिसीव करने वाला है इसको सीकम, याद है कि नहीं याद है, जहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। ई कोलाई कौन सा रिलेशन दिखाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब कौन सा न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। हमको पता है कि सर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जहाँ पर सामने वाले को भी प्रॉफिट हो और मेरे को भी प्रॉफिट हो। ई कोलाई क्या करता है कि वो जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसके लोड को कम कर देता है, उसमें से कुछ फूड अपना वो निकाल लेता है। बोलो हाँ कि ना। उससे क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल का लोड कम हो जाता है मेरे लिए। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कम बायोलॉजिकल फंक्शन करना पड़ेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब मूवमेंट करवाने के लिए पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसका लोड कम करके हमको क्या करता है, एक तरीके से फायदा पहुंचाता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल उसके बाद किसी में पास करता है, वो कोलोन में, याद है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, स्टीमा कोलोन। उसके बाद वहाँ से पास करते हुए कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम में। रेक्टम में उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है और रेक्टम के बाद उसको एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था, माउथ से, खत्म कहाँ पे होता है, एनस पे। तो मुंह से ले करके और एनस तक के रास्ते को बाबू पाथ को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कोई किताब कहता है कि फूड का मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। खाना का मूवमेंट मुंह से लेकर के पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। लेकिन कुछ किताब कहता है कि सिर्फ इसोफेगस में जो उसका मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। फॉलो एनसीईआरटी। हम क्या करें यार समझ में, हम लोग इस केस में कंट्राडिक्शन पे नहीं पढ़ाई करेंगे, अच्छा ये वो क्या, उस पर हमारा डिस्कशन अभी उसके ऊपर सही नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। तुम चाहते हो कि फ्रूटफुल क्लास को बनाए तो फॉलो एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। एंड दैट इज नथिंग बट इसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालटिक मूवमेंट। प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। द प्रोसेस इन विच फूड इज केप्ट कट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय आवर इंसिजर्स, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। याद है कि नहीं याद है। फिर होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। उसमें फूड के साथ किसको मिक्स किया जाता है, सेलेब्री अमाइलेज, जिसका कि दूसरा नाम होता है टाइलिन। तो सेलेब्री अमाइलेज फूड के अंदर किसको कन्वर्ट करता है, स्टार्च को, जिसको कि सर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, हाँ कि ना। किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में या फिर डाइसैकराइड। याद है कि नहीं याद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या उसको हम शुगर भी कह सकते हैं, माल्टोज को ही क्या कहते हैं, शुगर। अरे माल्टोज जो है शुगर का ही क्या है, एक फॉर्म है। बढ़ सकते हैं आगे। सर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होना शुरू हो जाता होगा, और वो कौन करेगा, थोड़ा बताओ हमको। सर जैसे चेंज हो गया माल्टोज में तो वो वहीं पे ना एब्जॉर्ब, हाँ टंग कर लेगा, है ना। नहीं बता दो, यहाँ पे बिल्ली होता है, कुछ टच करके देखना थोड़ा सा, फिर वो स्टमक में फिर जाए। बेवकूफ वो सब अब मूव करेगा, बस डाइजेशन हुआ लेकिन वो साथ ही साथ क्या करने वाला, मूव। एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक ही जगह शुरू होता है और वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलेन में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम और इलियम वाले पार्ट में ही एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों तुम उसको सब जगह एब्जॉर्प्शन करवाने में लगाओ, ये बताओ। क्या तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कि फूड अपने साथ लेके सबको चले। हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद याद है हम बताए थे कि ये जो बकल कैविटी होता है तुम्हारा, बकल कैविटी के बाद यहाँ से तुम्हारा इसोफेगस शुरू होता है, तो बीच में क्या आ जाता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स प्लस बकल कैविटी का जो एक कॉमन कैविटी होता है उसको क्या कहते हैं, बकोफेरिंजियल कैविटी। बहुत अच्छा है ना। बढ़ सकते हैं आगे। तो बकोफेरिंजियल कैविटी से होते हुए वो जो हमारा फूड है बकल कैविटी से जाता है फेरिंग्स के पास, और फेरिंग्स से जाता है इसोफेगस के पास। इसोफेगस किस फॉर्म में जाता है, बोलस के पास। फिर वो इसोफेगस से होते हुए पेरिस्टालटिक मूवमेंट के कारण पहुंचता है स्टोमक के पास। स्टोमक का कहानी ये था कि स्टोमक में जैसे ही फूड पहुंचता है क्या होता है, वहाँ पर वो उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। अच्छा एक बात बताओ, इसोफेगस में फूड का जो बोलस है वो स्मूथली मूव कर सके, इसके लिए इसोफेगस अपने वॉल पर क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस। याद है कि नहीं याद रखना। उसके बाद स्टोमक में जैसे पहुंचता है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक जूस में 3 केमिकल और इंजाइम। इंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, 3। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन और लिपिड। याद है कि नहीं याद है। लैपिस बहुत कम अमाउंट में होता है और रेनिन सिर्फ चाइल्डहुड में होता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ही स्टमक में ये प्रोड्यूस होता है। और जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो केमिक इंजाइम होता है वो कौन सा होता है, पेप्सिन। दोनों का काम है प्रोटीन को कन्वर्ट करना, किस में, एमिनो एसिड में। वहाँ वो पेप्टोन वगैरह में कन्वर्ट नहीं करता। जितने को ही डाइजेस्ट कर, सबको नहीं करता है लेकिन जितने को ही करता है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड। बोलो बात आ रहा समझ में। अब फूड को आगे बढ़ना है,
Yes, sir. अच्छा सुनो, वो जो HCl है वो क्या करता है? दो काम। Yes, sir. पेप्सिन को एक्टिवेट करता और है, बैक्टीरिया याद है कि नहीं याद Yes, है? sir. और फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जर्म्स होते हैं, उनको मारता है। Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. उसके बाद ये सारा अच्छा Mucus. हमारे हमारे स्टोमक को वो जो खतरनाक एसिड है HCl, उससे कौन बचाता है? म्यूकस। स्टोमक के वॉल पे फैल जाता है। स्टोमक के वॉल का नाम होता है म्यूकस। म्यूका वॉल ऑफ स्टोमक, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। शायद यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़े थे। फिर हम आगे बढ़े, उससे पहले हम ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिए थे। ग्लैंड क्या होता है? ये लीवर तुम्हारा बाइलोब का होता है, दो लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये जो उसके अंदर होता है क्या? राइट लोग गॉल ब्लैडर, गैल ब्लैडर बोले, गॉल ब्लैडर होता है। Yes, और वो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर करता है? बाइल जूस। किसके लिए? उसको सैचुरेट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, या गाढ़ा करने के लिए, ताकि उसका जो इफेक्टिविटी है या प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। वो इमल्सिफिकेशन का जो कैपेसिटी होता है उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। किसका? सर, द बाइल जूस दैट कम्स आउट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर में क्या पूरा का पूरा बाइल जूस राइट लोब स्टोर करता है क्या? नहीं सर, वो अपने प्रोडक्शन का कुछ परसेंट उसमें क्या करता है? स्टोर करता है। बढ़े आगे, फिर वो राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट से होते हुए उनका बाइल जूस आगे बढ़ता है और कॉमन डक्ट में जाके मिलता है। उसी कॉमन डक्ट में एक और डक्ट आके मिलता है, किससे? पेनक्रियाज से। ये स्टोरी आ रहा है समझ में? और वो डक्ट लेके आता है पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस अब आगे बढ़ने वाला है। पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं या डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन किस कारण से होता है? क्योंकि सर ये पेनक्रियाटिक जूस को स्टोमक तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज करता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ पेनक्रियाज मेक इट एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ब्लड को देता है। और वो इंसुलिन क्या करता है? तो ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कह सकते हैं? अब आगे बढ़ जाओ। और बस इस तरीके से वो पहुंचता है किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके कि 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जिससे आगे का कहानी अभी हम बताए थे। यही था बाबू न्यूट्रिशन। सच बताएं, एक बार गलती से भी बाद में मौका लगे, जिस दिन हम रिवीजन करेंगे, और जिस दिन करेंगे ना बाबू, फिर हमको नहीं लगता है बचता है इसमें कि हम बोर्ड आ गया अब तो रिवीजन करो बायोलॉजी का, वैसा माहौल बनने नहीं देंगे। 1-2 चैप्टर को छोड़, एक चैप्टर को, और वो है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो इसमें थोड़ा सा याद करने के लायक है बायोलॉजी। बाकी सब जगह इंटरेस्ट आएगा। सर बाइल जूस कौन सा वर्क करता है? देखो पता करेंगे, उससे पूछेंगे तब आपको बताएंगे। बेवकूफ़ बोले थे इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। वो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल फैट मॉलिक्यूल में पहले ही कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे? लेकिन ये काम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम, जहाँ पहुँचेगा वहीं करेगा ना। बेटा पूरे से पेनक्रियाटिक जूस ही पहुंचता है। फिर से बोलो। दोनों फॉल्स करना 2 मिनट। एक बात बताओ, फैट कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुँचा हुआ है। तो क्या वो रास्ते कॉमन डक्ट में ही सब काम कर लेगा? बाइल जूस काम उसका कहाँ शुरू होगा? डिओडेनम में शुरू होगा। हाँ, लिखिए नहीं, क्योंकि बोले बस वो एक ही काम करता है। वो क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है, इसलिए नहीं लिखते। नहीं तो उसको अलग से लिखना था हमको। इंटेस्टियल जूस किसी इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टियल नहीं होता। इंटेस्टाइनल जूस किस चीज़ से बना होता है? देखो उसका 2 कंपोनेंट हम बताए थे, एक होता है माल्टेज और एक होता है एमिनोपेप्टाइडेज, और कुछ अमाउंट में उसमें लिपेज भी होता है। इसी से बना हुआ रहता है। तो कितने इयर्स के चाइल्ड्स में जेनिन पाया जाता है? फिर से बोलो। जेनिन जिस बच्चे के अंदर ज़्यादा हार्ड फूड एंटर ना करे, कहने का मतलब है जैसे कि वो जो ग्रेन खाना अभी तक शुरू नहीं किया हो, जैसे कि 4 साल 5 साल तक के एज में, अगर उससे ज़्यादा का एज होता है तो फिर पेप्सिन का ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि पेप्सिन जो है वो थोड़ा हार्ड केमिकल है। किसके कंपैरिजन में? रेनिन के कंपैरिजन में। थोड़ा हार्ड एंजाइम है, काम दोनों का एक ही है, पर वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? पेप्सिन का। क्योंकि अब वो क्या करता है कि सारे फूड को लगभग वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर पाता है, लेकिन रेनिन कुछ सेलेक्टेड प्रोटीन को ही कन्वर्ट कर पाता है। जैसे कि वो प्रोटीन जो मिल्क में मिलता है, वो प्रोटीन जो आपके उसमें मिलता है, किसमें? पल्स में मिलता है, उस सब को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी है रेनिन, किसमें? अमीनो एसिड में। लेकिन फिर बात करें अगर पेप्सिन का, तो बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स के अंदर होते हैं जो एनिमल प्रोटीन कहलाता है। याद है कि नहीं याद है? प्रोटीन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सारे प्रोटीन को रेनिन जो है कन्वर्ट नहीं कर पाता। ये काम कौन करता है? पेप्सिन। तो जैसे जैसे चाइल्ड का ग्रोथ होता है, उसके अंदर रेनिन का रिप्लेसमेंट कौन आना शुरू हो जाता है? पेप्सिन आना शुरू हो जाता है। तो पहले से ना बॉडी में रहता है, बस डीएक्टिवेट रहता है। नहीं बाबू, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। वो जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये पेप्सिन रेनिन कौन कर रहा है? ये बताओ, किस जूस के अंदर ये पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड डिसाइड करता है। आपके पास पता है, मतलब आपको पता है, उनको ये पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और उसके अंदर आपका लगभग सारा का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कहाँ देखने को मिलता है? सबसे सिंपल रिजल्ट वो है ग्लैंड।
मतलब ग्लैंड को पता होता है कि किस एज में आने के बाद हमें एक्टिवेट होना। तो लोग बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8 में। बहुत सारे ग्लैंड ऐसे होते हैं जो 14 ईयर या फिर 12 ईयर के बाद उनको कैसे पता चलता है? उनके अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है, उनको पता होता है कि इस समय से यहाँ पर जो सेल डिवीजन प्रोसेस था, जहाँ से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, वो शुरू हुआ था। मतलब एज वहीं से उसको काउंट करना शुरू कर देता है वो। उस ग्लैंड को एग्जैक्टली पता होता है कि इस समय से इस बॉडी का ग्रोथ होना शुरू हुआ था, मतलब ये 12 साल के बाद हमको एक्टिवेट होना है। वो साल इस तरीके से थोड़ी ना टाइम को काउंट करने का हमारा यूनिट है ना, ईयर या फिर मंथ, वो किसी और तरीके से टाइम को देखता होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली अपने टाइम पर ही एक्टिवेट होता है, उससे पहले भी वो एक्टिवेट नहीं होता है। जिसमें से कि एक तुम्हारा होता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। अब वो हार्मोन जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? मेरे ख्याल से ओवरी। यस सर। तो ओवरी से जो प्रोडक्शन होता है उससे पहले क्यों नहीं कर सकता वो? क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ एक स्पेशल एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ता है, जो बॉडी तभी प्रोड्यूस करना शुरू करता है जब आपका एज एक जो होता है लिमिट, उस लिमिट तक पहुंच जाए। उसके बाद वो एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू होता है, वो बायोकेमिकल प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो एक्टिवेट करता है आपके उस स्पेसिफिक ग्लैंड को, और वो ग्लैंड आपके उस मतलब एंजाइम को या फिर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो ये जो ग्लैंड है ना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी बॉडी में। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं आपके उस फिक्स एज को अटेंड करने के बाद ही वो अपना काम करना शुरू करते हैं। जिसमें से कि एक तो तुम्हारा हो गया वो ओवरी हो गया, या फिर हम बात करें ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। तो ये सब तभी एक्टिवेट होता है जब आपको एक स्पेसिफिक एज देखने को मिल जाता है। तो सबसे अगर अच्छा एग्जांपल देखना है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गन है जिसको एज का मतलब सच में ऐसा होता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन होता है, तो देखो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता था। और वो एक्टिवेट कब होता है? जब एक जो उसको मतलब जिस समय होना चाहिए उसी समय होता है ना ही उससे पहले और ना ही उसके बाद। बोलो बात आ रहा है समझ में? तो रहता है डीएनए में इन्फॉर्मेशन तो रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है। इसको पढ़ेंगे दोबारा आने वाले क्लासेस में, है ये सब कुछ आगे से। मेरे ख्याल से क्लास ठीक है, बंद करो क्या चाहता है। वैसे भी वीडियो हम डालने वाले नहीं हैं।